अ, सभी भारत भर के आदिवासी को जोहार, जिंदाबाद, जय आदिवासी, आपकी जय। मैं बिलोर सिंह जमरा और आज हम पहुंचे हैं महाराष्ट्र के चोपड़ा में, जहां हमारी मुलाकात डॉक्टर चंद्रकांत बारेला जी से हुई है। हम उनसे जानना चाह रहे थे कि अपना परिचय देंगे और हॉस्पिटल के बारे में जानकारी देंगे और उनका जो सफर है यहाँ तक कैसे पहुंचे उसके बारे में बताएंगे। जय जोहार, जय आदिवासी। मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत बारेला। मैं एक आदिवासी क्षेत्र से हूं और एकदम इंटीरियर में जिसको बोलेंगे वहां से मैं आया हूं। तो मैंने शुरू में देखा कि किस तरह से बीमारियां होती है और बचपन से ही बहुत करीब से देखा। तभी एक सोच बना ली थी कि मैं कुछ करूं और डॉक्टर ही बनूं। सफर मुश्किल था क्योंकि एक आदिवासी लैंग्वेज से लेके तो एमबीबीएस की, जिसको हम लोग शेर की लैंग्वेज बोलते हैं, जैसा उसको अंग्रेजी में, तो पूना से मैंने एजुकेशन किया। तो वो सब देखते हुए वापस पूना में जाने के बाद में ध्यान में आया कि लोग बहुत तरक्की कर रहे हैं पर मेरा समाज वही है। और ये सोचकर मैं आगे नहीं पढ़ पाया क्योंकि एमबीबीएस के बाद में मुझे अपने जंगल की तरफ आने की आस लग गई थी। तो आने के बाद में मैंने जन सेवा हॉस्पिटल शुरू किया, जिसमें हम अपने लोगों के लिए, जो भी आज जन सेवा नाम है, तो हम लोग चैरिटी बेस पे यहाँ पे काम करते हैं। और सिकल सेल है, नॉर्मल डिलीवरीज है, डिलीवरीज के कॉम्प्लिकेशंस है, एनीमिया जैसी बीमारियों के साथ में, और स्पेशली जो हमारी अंधश्रद्धा है कि जिसको लेकर कई बीमारियों को हम लोग ट्रीटमेंट नहीं देते हैं या फिर लेट पहुंचते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उस पर काम करते हैं। काम करते करते मैं सामाजिक संगठन से जुड़ा, क्योंकि सिर्फ शरीर की बीमारियां हटाने से हमारा समाज आगे नहीं जाएगा। तो उसके लिए सोचा कि हम लोग जो मन की बीमारी है, जो समाज में लगी बीमारी है, उससे काम करना चाहिए। इसलिए मैं कई सारे संगठनों में काम किया और काम करते करते आज यहाँ तक हूँ। तो आज भी लगता है कि सब बीमारियां पूरी हो चुकी है और हम लोग स्वस्थ हैं, ऐसी बात नहीं है। समाज के अंदर भी बहुत सारी बीमारियां हैं और आने वाली पीढ़ियों में तो ऐसी बीमारियां है जैसे आज लोग बोलते हैं कि कैंसर सबसे बड़ी बीमारी है। तो मैं समझता हूं कि समाज में लगी हुई जो बीमारी है, कि आपस का मतभेद है, तो ये कैंसर से बहुत बड़ी बीमारी है और इसको हटाने के लिए हम लोग साथ में काम करना चाहिए, ये मैं सोच रखता हूँ। बहुत अच्छी बात डॉक्टर साहब कि आप समाज की जो बुराई है उसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। आप व्यक्ति के शरीर की बीमारियों को तो ऑलरेडी आप स्पेशलिस्ट हो ही, बाकी समाज की जो बीमारी है उसके ऊपर भी काम कर कैसे दूर किया जाए। हम लोग भी उसमें लगे हुए हैं कि जो हमारे सामाजिक बुराई है, जैसे D3 के नाम से हम मिशन चला रखा है, देजा, दारू और डीजे, तो उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो हमारा जो नया युवा है, जो आजकल डीजे और नशे में बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को बर्बाद कर रहा है, खत्म कर रहा है, उसका करियर खत्म हो रहा है, उसके लिए आपका मतलब आप कुछ कर रहे हो या फिर क्या सुझाव देना चाहते हैं कि युवा अपने सही रास्ते पे कैसा है समाज का? जमरा साहब, हमारी जो संस्कृति है ये वाद्य से जुड़ी है। इसका जो म्यूजिक है ये जब बजता है तो वो शादी के लिए बज रहा है, मांदो चूज रहे, बाकी नो ये शादी करता वाजने बाजरी की मोरलान चाव वाजने बाजरी हिना मांदो वाजावणे पर रोइतरे उतरी अपनी संस्कृति से। अगर ऐसी संस्कृति है तो वो हम लोगों को एक पहचान देती है। अगर आप हम लोग जुड़े हैं तो आप मेरे रिश्तेदार नहीं हो। हम एक संस्कृति से जुड़े हैं, एक जंगल में पैदा हुए हैं, हमारा कल्चर सेम है और हम आदिवासी है, इस नाम से हम लोग जुड़े हुए हैं। तो जो कल्चर हम लोगों को एक साथ बिठाती है, एक साथ रखती है और एक साथ प्रकृति के साथ में जोड़ती है, तो उसके साथ हमने जुड़ना चाहिए। दारू हम लोग पहले पीते थे क्योंकि हमारे पास उस समय में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, पर आज दारू हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए, समाज के लिए और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा नुकसानदायक है। इसके मैं कई सारे उदाहरण दे सकता हूं, जैसे बाल से लेके तो पैरों तक उसका नुकसान है। बीड़ी जो आपने एक कोष पितला में मानसो में कोया कर दो कि जो बीड़ी पितलू की सिगारेट पीता है तो ऐसे धुआं उड़ाता है, वो धुआं नीचे नहीं उड़ाता, वो ऊपर देखता है। तो मैं हर बार बोलता हूं कि ऊपर वाले भगवान की तरफ देख के वो बोलता है कि एक कश के साथ में आपके साथ में ऊपर आ रहा हूं। शराब पीने वाला भी उसी तरह से है, भोली सी नाच रगड़ने वाली रोई थी, ये भी बात है। और डीजे और इससे क्या हुआ है कि हम हमारे संस्कृति से दूर जा रहे हैं। पहले हमारू मांदो वास्त्रु, हमारू ढोल आमरू मांदो वाजे, ढोल वाजे, थावी वाजे, हमारा ढोलिया फेपारिया वाजे, ती भी हमको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ शादी से, यहाँ ब्याह से। अब डीजे से पता चलता है कि यहाँ पे कोई आदमी गलत कर रहा है और वहां पे चोटावे आवे, चोटावे तो सब झोटा है, बाकी तेरा काम बिगाड़ दे, तेरा घरों काम बिगाड़ने बाज रहा है। तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो उबला तीना चोटाव्या कोई थ्रू में, तो इससे क्या हो रहा है कि हमारी संस्कृति का पतन हो रहा है।
भोले चे छुऱ्या रोये, तिंद्रो नाचणो नी आमरी खुड़ी से मेव खातरो, तिंद्रो नाचणो नी आमरे ढूलो से मेव खातरो, तिंद्रो, तो ये हमारी संस्कृति नहीं है। तो मैं इसका विरोध करता हूं, सबके सामने विरोध करता हूं। हम लोग 9 अगस्त हम लोगों ने शुरू किया है। मुझे बहुत बड़ा अभिमान है कि आदिवासी एकता परिषद ने जो कई यूनो में काम हुई वो पूरे जग में बताया, पूरे भारत में बताया, और उसको थोड़ा बहुत आज जैसा चांद पे दाग लगने की शुरुआत हो गई है। तो ये भी हम लोगों को सुधारना चाहिए, डीजे और बंद करके। रही बात देजा, देजा ये एक ऐसी संस्कृति है हमारे इसमें कि दुनिया में लड़कियों को लड़की वालों से देजा लेते हैं, और आमू चुबास वो पिताजी ने उस लड़की को इतना बड़ा किया पाल पोस कर, उसके लिए आमू बासोक भी नहीं आपजे, आमू आशोन खुआमा आमुचे पैसा आपतरा। मतलब हम लोग माँ को वो उसकी झोली में पैसा रखता, बाकी जो भी एक सिलेक्टेड अमाउंट होती है वो अमाउंट उतनी ही रहनी चाहिए। पर कुछ हमारे समाज के लोगों ने उसको एक धंधा बना लिया है। मारी छुरी ओतरी भूणी, मारी छुरी का जो ओतरो भणाव्यू, मारी छुरी ओतरी लिखली से तेरे ओतरो से 2 लाख ने 3 लाख। तो ये धंधा बन गया है। और ये सिर्फ समाज में नहीं है सर जमरा साहब, डोडे सर, ये सिर्फ समाज में नहीं है। ती दिसरा आड्या माणसे अमुक आज पुस्तला कि फलाणु ते तुम 2-3 लाख में छुरी लीन आव्यू, फलाणु ते 2 लाख में छुरी में से भी मारें करता लाड़ी होनो ती 3 लाख रुपया आपो। ये लोग पूछने लग गए। तो इसका मतलब क्या है, हम हमारी लड़कियों को बेच रहे हैं, ऐसा समाज के अंदर मैसेज जा रहा है। तो ये गलत मैसेज जा रहा है। तो इसलिए इस बात पे भी मेरा एक समाज का एक घटक करके, समाज में रहने वाला एक सामान्य नागरिक करके मेरा विरोध रहेगा कि देजा के ऊपर भी हम लोगों ने काम करना चाहिए, जबकि सब दूर सेम रहना चाहिए या फिर उसको रोक देना चाहिए। बाकी आपनो ये रेंग करता से कि दुनिया में ऐसी पीढ़ी एक ही संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति, जो आशो निनामात छुरी काजे अपना आमचा आज भी लड़कियों को हम ज्यादा अहमियत देते हैं। कहा कि खुदो अगर मरता है तो खाटलापुर छुरी रोइतरी। सही है। ये हमारी संस्कृति सिखाती है। हमारे घर में ज्यादातर जो भी कुछ होते हैं आर्थिक व्यवहार, और इसमें भले माँ अनपढ़ रहे, वो आर्थिक व्यवहार में भी सबसे आगे रहती है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है उस संस्कृति को लेकर हम चलते रहेंगे, पर जो कुछ आज बुराइयां है उसमें से उसको हम लोग कट छाट करते रहेंगे। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने। और एक चीज हम देख रहे हैं कि जो कुरीतियां आपने बताई कि जिसके कारण देजा, दारू और डीजे कारण हमारा जो खास करके मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र है, तो वहाँ बहुत लोग देजे कारण या दारू के कारण या डीजे के कारण कर्जे में पड़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं अपनी जमीन गिरवी रख के बेच के महाराष्ट्र तरफ ही आते हैं मजदूरी करने के लिए। तो ऐसे जो हमारे क्षेत्र के लोग, आदिवासी गरीब लोग जो इस क्षेत्र में, आपके एरिया में, महाराष्ट्र में फैक्ट्रियों में या खेतों में या कहीं पे भी काम कर रहे हैं शहरों में, तो उनके लिए आप कुछ कर रहे हो क्या, मतलब उनके मतलब सहूलियत के लिए? मेरा घूमना और ये बहुत होता है, पुणे, नासिक और ऐसे अलग अलग कंपनियों के अंदर। बीच में मेरी मुलाकात नासिक के कुछ कंपनी के जो मुकदम होते हैं कि जो आज तक बिहार और यूपी से लोग लाते थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे ही पूछा कि आप कहाँ से हो। तो मैंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे ट्राइब से हूँ। तो उन्होंने बताया कि अरे आपके यहाँ से स्पेशली मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ बाउंड्रियों से कुछ लोग कंपनियों में आ रहे हैं, और उनकी जो आयु है वो ज्यादा से ज्यादा 18, 20, 21, मतलब उनका एक मुकदम मुझे बात करता हुआ बोल रहा है कि जिन लोगों ने और जिन लड़कों ने, लड़कियों ने सीखना चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए, आपको गवर्नमेंट इतना कुछ देती है, और वो एक तो भागकर या फिर पढ़ाई छोड़कर इधर कंपनियों में आ रहे हैं, और ये अच्छा नहीं है। हमको मजदूर मिल रहे हैं, उनका कहना था हमको मजदूर मिल रहे हैं, पर वो जो मजदूरी कर रहे हैं उनको मैं मजदूरी ही बोलूंगा। और तुरंत से कि भैया फाटा काटने नहीं जाता, इटड़ा पाड़ने नहीं जाता, वो सुशिक्षित मजदूर है कि जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं अभी नेक्स्ट हफ्ते में 2 या 3 तारीख पर मेरी 1-2 जगह पे विजिट्स है। तो वहाँ पे वो किस तरह से रहते हैं, उनको किस तरह से तनख्वाह दी जाती है, उनकी हेल्थ अच्छी तरह से रखी जाती है या नहीं, उनको बीमा दिया जाता है या नहीं, इस पे मेरे उनके साथ में डिस्कशन है। अगर जो लोगों को सच में जरूरत है तो उन्होंने करना चाहिए, पर मेरी सबसे जो भी युवा वहां पे जाता है तो उनको मैं इतना ही बोलूंगा कि आप पहले आपका एजुकेशन कंप्लीट करें, आप पढ़े लिखे, तभी आप कुछ कर पाओगे। ये मजदूरी से कुछ होने वाला नहीं है, इससे ज्यादा विस्थापन बढ़ेगा। जो भी हमारी जल जंगल जमीन हम लोग छोड़ रहे हैं वो खरा सोना है, और हम उधर जाके कंकड़ ढूंढ रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है।
जी जी। डॉक्टर साहब, मैं जानना चाह रहा था कि आज हमारे जहाँ जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ जंगल पहाड़ बहुत है। बाकी हम ऐसा कुछ समय से देख रहे हैं कि हमारा जो जंगल क्षेत्र वहाँ काफ़ी संख्या में काटा जा रहा है। चाहे सिंगरौली जंगल क्षेत्र को देख लो, या अरावली पर्वत को देख लो, या हसदेव जंगल को देख लो। जहाँ जहाँ जंगल है वहाँ आज बड़े पैमाने पे कटाई हो रही है, जिसके कारण आज प्राकृतिक असंतुलन पैदा हो गया। मतलब कहीं सूखा पड़ रहा है तो सूखा ही पड़ रहा, कहीं ज़्यादा वर्षा हो रही तो ज़्यादा वर्षा हो रही। इस प्रकार असंतुलन प्रकृति में हो गया है। तो इसका हल हमें कैसे निकालना है? आज देख रहे हैं दुनिया के जो बड़े बड़े शहर है, भारत को ही देख लो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, जो महानगर है, वहाँ आज सही तरीके से स्वच्छ सांस लेने के लिए हवा नहीं मिल पा रही। तो इसका किस प्रकार हम समाधान निकालें? देखो, हम जो जुड़े हैं आदिवासी, हम सिर्फ नाम के लिए आदिवासी नहीं है, हम लोग नाम के लिए मूल निवासी नहीं है। हमारा अस्तित्व अगर किसी ने बचाया होगा तो वो जंगलों ने बचाया था, इन पहाड़ों ने बचाया था। मुझे नहीं लगता कि हम लोग किसी के गुलाम बने। हम लोग तब भी शेर थे और आज भी आज भी शेर आ जाते है। हैं। तब भी हमारे तंटिया मामा ने अगर लड़ाई लड़ी होगी तो वो जंगल जमीन के लिए लड़ी थी। हमारे बिरसा मुंडा की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ थी, जब तो कोई नहीं था 1857 से, उससे पहले भी वो लड़े थे। वो इसीलिए लड़े थे क्योंकि उनका जंगल जमीन के ऊपर जा रहा था। आज हमको वहां से विस्थापित कर रहे हैं। जैसा मैंने बताया कि हम लोग अगर नहीं पढ़ेंगे तो हम लोगों को काम के लिए बाहर निकलना पड़ेगा, मतलब हमारी जंगल जमीन का हमारा रूट छूट जाएगा। अगर हम लोग संस्कृति छोड़ देंगे तो हम लोग पहले बार जंगल छोड़ेंगे, वो पढ़ने के लिए, काम के लिए, या फिर हम लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक हमारी संस्कृति है तब तक हमारी अटैचमेंट जंगलों के साथ में होती है। तो इन लोगों ने देख लिया है। इन लोगों में कुछ भी समझो, आप सरकारें समझो, उसमें आप बिजनेसमैन समझो, या फिर जो आदिवासियों के को खतरा समझ रहे हैं, या फिर आदिवासियों की ताकत जो जान गए हैं, वो हम लोगों को वहां से हटाना चाहते हैं। तो वो किस तरह से हटाएंगे? वो हमारी संस्कृति के ऊपर पहला ये करेंगे, दूसरा हमारे जंगलों की तरफ ध्यान रखेंगे। ये सिर्फ जंगल नहीं है, ये जंगल उनको बहुत सारी लकड़ियां देती है। ये जंगल उनको जो फर्नीचर बन रहा है उसके लिए है। ये जंगल कागज बन रहा है उसके लिए है। ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी में वो डैम बनाएंगे, पानी यहां से लेंगे। ये जो जमीन है इसके अंदर कोयला है, क्योंकि ये पहाड़ वैसे ही नेचुरली बना हुआ है, तो वो भी उनको चाहिए। तो इनको कौन नहीं चाहिए? तो सिर्फ इनको आदिवासी नहीं चाहिए। क्योंकि ये आदिवासी क्यों चाहिए? इनका एक संविधान में एक अलग हक है, इनको संविधान ने अलग से बनाया है। तो संविधान और ये आदिवासी नहीं चाहिए। जो हम लोग आरक्षण कब से ले रहे हैं? तो ज्यादा से ज्यादा मेरी पहली या दूसरी पीढ़ी होगी। पहली या दूसरी पीढ़ी बोले तो 80 साल में हम लोगों ने एजुकेशन स्टार्ट किया, और आज मैं काम पे लगाऊं तो मेरा बच्चा आगे चल के वो संस्कृति बचा पाएगा, आरक्षण बचा पाएगा, ये किसी को पता नहीं है। मतलब हम सिर्फ एक बार पढ़े तो हम लोग संविधान जानने लग गए, हम किताबें जानने लग गए, तो उतने से ही इनको डर है। इनको मले बोले तो ये सब कुछ उसी में है। तो इतने से अगर इनको डर है तो हमको अभी से जागना चाहिए। हमको ये संविधान पढ़ना चाहिए, हमको किताबें पढ़नी चाहिए, हमने स्कूल का फायदा लेने चाहिए। हमारे महाराष्ट्र के अंदर 26,000 स्कूलें बंद हो गई। मैं किसी के ऊपर दोष नहीं दूंगा, पर 26,000 स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में कौन पढ़ रहा है? तो सर्वसामान्य या गरीब या फिर आदिवासी पढ़ रहा है। तो ये सब बातों के लिए हम लोगों को सबसे जरूरत है एक साथ आने की, विचार करने की, ना कि डीजे की, ना कि नाचने की, ना फिर रास्ते पे आने की। साथ में बैठ के ये सब बातें किस तरह से घट रही है। हमारे जंगल कटेंगे तो क्या होगा? इसमें सिर्फ हसदेव, अकेला हसदेव नहीं है, वहां भी कोई आदिवासी है, सिंगरौली में भी कोई आदिवासी है, वहां अरवली में भी कोई आदिवासी है। और इससे बात, ये हमारे अस्तित्व की बात हुई, ये सिर्फ हमारा अस्तित्व की नहीं, ये पूरा देश का अस्तित्व है। अगर अरवली कटता था तो वहां से जो आने वाली जो हवाएं है, या फिर जो हम लोग रेगिस्तान है, वो आगे बढ़ने वाला था। कभी वो दिल्ली के आसपास में भी कभी जंगल रहा करता था, तो जंगल कटने से दिल्ली का आज का वायु पोल्यूशन कितना है। बंबई के आसपास में कभी भी वहां पे भी जंगल हुआ करता था, आज मुंबई की हालत क्या है? आज वही हालत हमारे बरहमपुर की होगी, चोपड़ा की होगी, सेंधवा की होगी, और हो रही है। सब देश की होगी, सबकी होगी। तो हमारी तो सब इतनी ही सबको विनती है कि हम आदिवासी इस प्रकृति से जुड़ा है, और हमारी जिम्मेदारी है जंगल भी बचाए, जमीन भी बचाए, आदिवासी प्रकृति भी बचाए, और जल भी बचाए। तो इसके लिए हम दूसरों से, अभी किसी से हम लोग सहायता की जरूरत नहीं है। हम खुद आमरा पैरों पर आमुकाजे उतरो, आमरू भगवान, आमरी प्रकृति आमुकाजे सिकाडली से कि आमू झाड लागाडणं ठाणणं जानतरा, तिना गोडावणं जानतरा,
त्या ही अपनी संस्कृति से। तो सबसे पहले तो अपने जो ठेकेदार है जो जंगल में घुसने के लिए दूसरों को मदद कर रहे हैं, तो उनको रोक लोग हम लोग लगाएंगे। जी जी। इन्हीं समस्याओं का समाधान के लिए हम आने वाली 13, 14 और 15 जनवरी को आदिवासी एकता परिषद द्वारा 33वां आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन करने जा रहे हैं, जो हमारे नेपानगर, बुरहानपुर जिला और मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो इस आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन को लेकर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, संदेश तो आपने सब दूर पहुंचा दिया है। यूनो में जब संदेश पहुंचा 1992 में, तभी पता चल गया था कि आदिवासी है। वो सिर्फ दिखा रहा है, यो ढोलन चावा पर दिखा देते से तेरो एक पाव थड़के थी धरती कांपने बात जाती। तो ये 13 और 14, मैं भी आप ही में से एक हूं। मैं तो सिर्फ सबको संदेश देना चाहूंगा कि यह सम्मेलन नहीं है, ये जागरूकता का एक पर्व है। तो यहाँ पे आना और अलग अलग देश के अलग अलग सब लोगों से सुनना कि वहां क्या चल रहा है, यहाँ क्या चल रहा है और आगे क्या कर सकते हैं। जैसे मैं डॉक्टर हूं, तो हम लोग सीधे से डायरेक्टली इंजेक्शन लगा के बीमारी दूर नहीं करते हैं। हम लोग नाड़ी जांच करते हैं, उसका खून निकालते हैं, खून जांच करते हैं, उसका एक्सरे करते हैं। वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट से अपने को अपने समाज के ऊपर आने वाली जितनी बीमारियां हैं उसको देखना पड़ेगा, देख के उसको समझना पड़ेगा, तभी उसका इलाज होगा। वो या गुविया अपिन ने होता नहीं डाल बाबा इनामा तो कई बार उनको इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। जो लोग बाहर से आए हुए, जैसे हम लोग इंजेक्शन से वो विषाणु और जीवाणु को मारते हैं वैसा, और कई जगह हम लोगों को ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी यही बात हम लोग अपनी संस्कृति और इसको बचाएंगे। और मैं सबको निमंत्रित करूंगा, मैं एक इसका घटक समझ के, कि ये अपनी अस्तित्व की लड़ाई है और इस अस्तित्व की लड़ाई के लिए हम लोगों को आगे आना चाहिए और थोड़ा समय निकालना है। આપણું ઈંદલમાં જાતલા, વિયાવે જાતલા, ફિરને જાતલા, કાનલા માનલે जैसलमेर जाए, कानलू गोवा जाए, कानलू इना देवो पर जाए, कानलू पोला देवो पर जाए, जो भी આપણું देव से, जे अपनी संस्कृति से, मैं आखा का जे विनती करीश कि कम से कम 2 दाड़ा इना सम्मेलन करता आवणो छे। इना सम्मेलन में अपनी आखी बातें हशे, इना बातों पर तो આપણું अगली पीढ़ी काय करनो छे। अगर हम लोग ये 33वां सम्मेलन कर रहे हैं तो मतलब सोचो, हमको आजाद होके 75 साल हुए हैं और हमको जाग के सिर्फ 33 साल हुए, तो मतलब हम लोग 40 साल पीछे चल रहे हैं। अगर इसको आगे चलना है तो हम लोगों को बहुत सोचना होगा और सबको आना होगा। इतना ही मैं संदेश दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक संदेश इसमें से थोड़ा सा एक है कि 32वें सम्मेलन में जो सोनम वांगचुक आए थे हमारे पानाखेड़ में, आज वो जेल के अंदर है। वो सिर्फ इतनी ही बात के लिए लड़े थे, इसी बात के लिए लड़े थे। वहां भी उन्होंने वही बात रखी थी, 5वीं और 6ठी अनुसूची, और वही बात रखने के लिए सरकार ने उनको जेल के अंदर रखा है, वो भी देशद्रोह के अंदर। जिस आदमी ने पढ़ने के लिए जगह नहीं थी, वो आदमी दूसरों के नाम पर पढ़ा, उसके नाम पर एक मूवी बनी, लोगों ने मूवी देखी। मूवी देखने के लिए वो अलग अलग थिएटर में गए, पर हम लोग रास्ते पे नहीं उतर रहे हैं। तो मैं सबको और अपने आयोजकों को भी बोलूंगा कि उनके लिए संदेश हम लोगों को देना है और वो सरकारों तक जाए कि अगर एक सोनम वांगचुक को आप अगर जेल में रखोगे तो इस धरती से लाखों करोड़ों सोनम वांगचुक पैदा हो गए। अरे हम तंट्या मामा की और बिरसा मुंडा की औलाद है, हम लोग लड़ेंगे। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ डॉक्टर चंद्रकांत बारेला जी, जो चोपड़ा में रहकर हॉस्पिटल भी चलाते हैं, साथ ही समाज सेवा भी कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। आज हमारे साथ थे राजेश कोनोजी दादा और जगदीश किराड़े जी, गेंद्राम डावर जी और मुकेश डुडवे जी, और कैमरे के पीछे हमारे साथ में तारा सिंह डावर जी हमारे साथी। आप सभी को, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय संविधान, जय आदिवासी।